आज 2 अक्टूबर है और हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। आज एक और महापुरुष का जन्म हुआ था जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में एक प्रतिमान हैं, यानी दोनों लोग, चाहे वो गांधी जी हों चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, भारतीय मूल्यों के, भारतीय अस्मिता के प्रतीक हैं। गांधी जी के जन्मदिवस को यानी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाता है, यानी आज द डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी इसे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पास किया है। तो आज इस अवसर पर गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री को हम अपने अभिवादन, अपने प्रणाम निवेदित करते हैं। उनके प्रति हम अपनी विनम्र कृतज्ञता उनको प्रदान करते हैं, अपनी विनम्र कृतज्ञता उनको अर्पित करते हैं। अब यहाँ पर एक तथ्य की ओर आप और ध्यान दें। जैसे गांधी जी के बारे में भारत में तथा भारतीय भाषाओं में बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। विश्व की भाषाओं में, विश्व की अन्य भाषाओं में भी कविताएं लिखी गई होंगी, लेकिन हिंदी में गांधी के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। कुछ कविताएं गांधी जी को संबोधित करके गांधी जी के प्रति लिखी गई हैं। अब एक यहाँ पर एक सूक्ष्म अंतर है, किसी के बारे में लिखना और किसी को संबोधित करके लिखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो कविता संबोधित करके लिखी जाती है उसे ओड कहते हैं, यानी ओड वह कविता है जो किसी को संबोधित की जाती है, यानी संबोधित की जाने वाली कविता ओड कहलाती है। तो ओड वह कविता है जो संबोधित होती है या किसी को एड्रेस करके लिखी जाती है। अब ओड में प्रायः थॉट्स को भी एड्रेस किया जाता है। जो कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनको भी एड्रेस करके या विचारों को भी एड्रेस करके ओड लिखे जाते हैं। ओड जो होते हैं वे लिरिक होते हैं, लेकिन वे एग्जाल्टेड होते हैं, यानी उनका जो विषय वस्तु होती है वो सबलाइम होती है, वो ज़्यादा ऊंची होती है। तो जैसे लिरिक होता है तो लिरिक भावनापूर्ण होता है, पैशनेट होता है, प्रीमेडिएटेड नहीं होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन जो ओड्स होते हैं वे सोच विचार के लिखे जाते हैं, प्रीमेडिएटेड होते हैं, क्योंकि उनकी जो विषय वस्तु होता है, उनकी जो थीम होती है वो सॉलेम होती है, गंभीर होती है, और ओड एग्जाल्टेड, एलिवेटेड थॉट्स ओड में पाए जाते हैं। तो ओड थोड़ा ज़्यादा उच्चतर भावभूमि पर लिखा जाता है। जो लिरिक्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन ओड्स जो होते हैं वे लंबे होते हैं। ओड्स से बड़ी कविताएं होती हैं, वो लिरिक की तरह उतनी छोटी नहीं होती हैं। ओड जो होता है वो अपस्ट्रॉफी की तरह एक संबोधित की जाने वाली कविता होती है। इंग्लिश में
जो है पर्याप्त संख्या में ओड्स लिखे गए हैं। इसकी उत्पत्ति अन्य यूरोपीय साहित्य की विधाओं की भांति ग्रीस में हुई थी। यानी ओड्स जो हैं वो ग्रीक मूल की कविता है और 700 BC में जो पिंडार थे उनको ओड का रचयिता माना जाता है। तो उन्हीं के आधार पर पिंडारिक ओड्स होते हैं। बाद में एक रोमन कवि होरेस थे, उन्होंने पिंडारिक ओड को जो है सरलीकृत किया तो उसे होरेशियन ओड कहते हैं। अंग्रेजी में अब्राहम काउली ने फिर उस ओड को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पिंडारिक ओड की जो संरचना थी उसका पालन नहीं किया, तो उनका ओड जो है काउलियन ओड कहलाता है और यह इर्रेगुलर ओड है। तो ओड के जो विभेद हैं तो पिंडारिक ओड या डोरियन ओड या कोरिक ओड, होरेशियन ओड एंड काउलियन ओड। अब एक इंग्लिश ओड एक अलग प्रकार का ओड माना जाने लगा है, क्योंकि यद्यपि ये ओड है लेकिन इसमें पिंडारिक या होरेशियन जैसे नियमों का पालन नहीं किया जाता है। चूँकि होरेशियन ओड जो है उसमें कोई स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी या इपोड जैसा कोई संरचना नहीं होती है, तो इंग्लिश ओड कभी कभी होरेशियन ओड के अंतर्गत भी माने जाते हैं और यह जो तथ्य काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे जो है डिस्कस करेंगे। ओड्स जो हैं वे थॉमस ग्रे ने एक द बार्ड ओड लिखा है, द बार्ड, और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। तो इसमें पिंडार के संरचना वाले नियमों का पालन किया गया है। यानी इसमें स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, एपोडी है, एपोड है, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड है। तो ये एक प्रकार का पिंडारिक ओड है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक इमोर्टैलिटी ओड लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध इमोर्टैलिटी ओड है, लेकिन यह इरेगुलर ओड है। ओड के संबंध में सबसे प्रसिद्ध जॉन कीट्स हैं, लेकिन इसके पहले जो लिरिक्स के गॉड हैं शेली, तो पीबी शेली का एक ओड बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एक्सक्यूजिट ओड है। उसका नाम है जो वेस्टर्न विंड से संबंधित ओड है, टर्जाराइमा का जिसमें प्रयोग किया गया है। तो वेस्टर्न विंड वाला ओड भी बहुत ही प्रसिद्ध ओड है और कीट्स को तो ओड का खुदा माना जाता है, ओड का गॉड माना जाता है। कीट्स ने बहुत ही सुंदर ओड लिखे हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में एक विस्तार से जिसका अध्ययन करेंगे। तो आए ओड्स के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल जो है स्टडी करें, अध्ययन करें। ओड जो होता है ए राइम्ड लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, यानी ओड राइम्ड लिरिक है और इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस है। तो ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि ओड एड्रेस है। ओड एग्जाल्टेड होता है या डिग्निफाइड होता है, यानी इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है इसका वो एग्जाल्टेड या डिग्निफाइड होता है। एग्जाल्टेड, डिग्निफाइड इन सब्जेक्ट, फीलिंग्स, स्टाइल। लॉन्ग लिरिक पोएम, ओड जो है लॉन्ग लिरिक पोएम है। द ओड हैज हाई सीरियसनेस,
ओड में का एक गुण होता है कि वो क्या है, वो हाई सीरियसनेस को दिखाता है, हाई सीरियसनेस। ओरिजिन: द ओड वाज इन्वेंटेड बाय ग्रीक ट्रेजेडियंस लाइक एस्चिलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज। कंट्स: द प्रोटोटाइप वाज established by the Greek poet पिंडार, यानी ओड का जो प्रोटोटाइप है वो पिंडार ने इस्टेब्लिश किया था। अब ये कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। पहला है पिंडारिक ओड मेड ऑफ ट्रायड्स। तो पिंडारिक ओड ट्रायड से बना होता है, यानी उसका जो स्टैंजा होता है वो ट्रायड कहलाता है। अब कई ट्रायड्स हो सकते हैं। अब एक ट्रायड में 3 भाग होते हैं। स्ट्रोफी: फर्स्ट मूविंग टू द लेफ्ट, यानी जो पिंडारिक ओड होता है ये कोरिक होता है, यानी कि डांस करते हुए गाते हुए एक समूह में ये ओड गाया जाता है। एक्चुअल में जो ग्रीस है वहाँ पर ओलंपिक खेल होते थे, तो जैसे कोई जीतता था तो उसके सम्मान में कविताएं गाई जाती थी, ओड्स गाए जाते थे। तो पिंडारिक ओड्स जो है उसे संबोधित करते हुए गाया जाता था। तो इस ट्रॉफी में बाईं ओर जो ग्रुप है, जो डांस ट्रुप है, वो मूव करता है। एंटीस्ट्रोफी: सेकेंड मूविंग टू द राइट, एंटीस्ट्रोफी में दाहिनी ओर मूव किया जाता है। एपोड एक थर्ड जो है पार्ट होता है, और इसमें जो डांस ग्रुप होता है स्टैंडिंग स्टिल, वो रुका रहता है। पिंडार्स ओड्स वर इनकोमियास्टिक यानी जो तारीफ करने वाले, प्रशंसा करने वाले। तो पिंडारिक ओड जो है इनकोमियास्टिक होते थे, और यहाँ तक कि पिंडारिक ओड लिखवाए भी जाते थे। दूसरा ओड है होरेशियन ओड। ये रोमन जो पोएट था होरेस ने इसे इस्टेब्लिश किया था। ये होमोस्ट्रोफिक होता है, यानी इसमें एक प्रकार का ही लय होती है। ये 3 प्रकार का जो स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड नहीं होता है। तो इसकी संरचना सरल होती है, इसकी संरचना उतनी जटिल नहीं होती है। वैसे एक चीज़ बता दें, जो पिंडारिक ओड है इसको आबाराम ने रेगुलर ओड माना है। तो होरेशियन ओड होमोस्ट्रोफिक होता है, सिंगल रिपीटेड स्टैंजा फॉर्म, यानी इसमें सिंगल रिपीटेड स्टैंजा फॉर्म होता है। कीट्स का जो ओड टू ऑटम है 1820 में जो पब्लिश हुआ था, ओड टू ऑटम, उनका बड़ा परफेक्ट ओड है। इसे अब्राम ने होरेशियन ओड माना है। पिंडार्स ग्रीक कोरल ओड्स, पिंडारिक ओड्स, वर डिवोटेड टू पब्लिक प्रेज ऑफ एथलीट्स, यानी पिंडार के जो ग्रीक कोरल ओड्स या पिंडारिक ओड्स थे, ये जो ग्रीक एथलीट्स थे उनकी प्रेज में समर्पित थे। तो सीधी सादी बात है कि ये ओड्स क्या थे, इनकोमियास्टिक थे। होरेसिस मोर प्राइवेटली reflective odes in Latin 23 to 13 BCE। तो जो होरेस के ओड थे वो रिफ्लेक्टिव थे, चिंतन वाले थे, ये प्राइवेट थे। और
होरेस का जो टाइम होता है वो 23 से 13 जो है BCE तक जाता है। होरेस रोट लिटरली ओड इन रेगुलर स्टेंजाज। होरेस ने जो ओड लिखे थे वे रेगुलर स्टेंजाज में थे। अब इसको आप थोड़ा समझें। देखिए, जो पिंडारिक ओड्स थे उनमें स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफ और एपोड था। तो जबकि होरेस में सारे जो स्टेंजाज थे वे एक जैसे थे, तो होरेस को बोला जाता है कि उन्होंने रेगुलर स्टेंजा में लिखा था। लेकिन जो पिंडारिक ओड्स थे उनकी ट्रायड को यदि एक इकाई माना जाए तो उनको भी रेगुलर ओड कहा जाता है। कोलियन ओड, द इंग्लिश इर्रेगुलर ओड। तो कोलियन ओड को जो है इर्रेगुलर ओड कहा जाता है। अब इर्रेगुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो स्टेंजाज हैं वे छोटे बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनके स्टेंजाज में संख्याएं या लाइन्स जो है हर स्टेंजा में बराबर हों, तो इर्रेगुलर है। जैसे कि जो वर्ड्सवर्थ का इमोर्टैलिटी ओड है, तो उसमें भी जो उसके पार्ट्स हैं उनमें सारे स्टेंजा जो है वो सिमेट्रिकल नहीं हैं, वे उनमें आपस में बराबरी वाला कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए इसे इर्रेगुलर कहा जाता है। द डोरियन, पिंडारिक, कोरिक, ट्रिम्फल ओड्स। तो जो पिंडारिक ओड है इसको डोरियन ओड भी कहा जाता है, कोरिक भी कहा जाता है। ट्रिम्फल यानी ये विजय को विजय गान करने वाले ओड थे। द लेस्बियन, होरेशियन। तो जो होरेशियन ओड्स हैं इनको लेस्बियन ओड्स भी कहा जाता है। अब लेस्बियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लेस्बोस नामक जगह पर, एक लेस्बोस आइलैंड है, वहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो इन्हें लेस्बियन ओड कहा जाता है। एमएच एब्राम्स ने पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड कहा है। तो जो एमएच एब्राम का जो ये जो उनका दृष्टिकोण है, इसने बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी पैदा करी है और कन्फ्यूजन वो क्रिएट करते हैं, लेकिन वो पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड मानते हैं। अब कुछ ओड के बारे में देखें, कुछ प्रमुख ओड हैं, तो ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। एन ओड फॉर बेन जॉनसन, ये रॉबर्ट हेरी का ओड है। एन ओड फॉर बेन जॉनसन, एन ओड फॉर बेन जॉनसन किसने लिखा है? रॉबर्ट हेरिक ने लिखा है। ऑन सॉलिट्यूड, ये अब्राहम कोली का ओड है। ऑन सॉलिट्यूड अब्राहम कोली का ओड है। हेल बिशप वैलेंटाइन, ए हिम टू गॉड द फादर। तो हेल बिशप वैलेंटाइन, हेल बिशप वैलेंटाइन, ए हिम टू गॉड द फादर, ए जॉन डन का ओड है। एन ओड टू हिमसेल्फ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ओड है। एन ओड टू हिमसेल्फ, ये बेन जॉनसन का है। एन ओड टू हिमसेल्फ, बेन जॉनसन। ओड टू द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, ये मिल्टन ने लिखा है। TGT के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओड टू द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, मिल्टन। अलेक्जेंडर्स फीस्ट, एन्ने किलेग्रीव, अलेक्जेंडर्स फीस्ट एन्ने किलेग्रीव, ये ड्राइडन का ओड है और इम्पॉर्टेंट ओड है। इसकी संरचना जो है पिंडारिक है। अलेक्जेंडर्स फीस्ट एन्ने किलेग्रीव। अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, तो ये होरेशियन ओड है। अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, मार्वेल का है, जो क्वाई मिस्ट्रेस वाले मार्वेल थे, तो ये मार्वेल का है।
अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ओड टू इवनिंग ये कोलिंस का है। ओड ऑन द सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड ये भी कोलिंस का है। हिम टू एडवर्सिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिम टू एडवर्सिटी, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द बार्ड। तो ये तीनों ओड जो हैं, हिम टू एडवर्सिटी, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द बार्ड, ये टॉमस ग्रे के हैं। और द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द बार्ड पिंडारिक ओड हैं और इसमें वे सफल भी हुए हैं। ओशन एंड ओड, एडवर्ड यंग। ओड टू विंटर, थॉमस कैंपबेल। ओड टू ड्यूटी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये वर्ड्सवर्थ के हैं और महत्वपूर्ण हैं। ओड टू ड्यूटी रेगुलर ओड है। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी यह इरेगुलर ओड है। ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ही महत्वपूर्ण ओड है। ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लार्क, टू द मून, ये शेली के हैं। तो ओड टू द वेस्ट विंड और टू अ स्काई लार्क ये दो ओड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओड टू द वेस्ट विंड एंड टू अ स्काई लार्क। टू द स्काई लार्क ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और टू अ स्काई लार्क ये शेली ने लिखा है। टू जेन टू नाइट ये भी शेली का ओड है। टू जेन टू नाइट। डिजेक्शन एंड ओड, एस.टी. कोलरिज। ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइके, ओड ऑन मेलनकली, ओड ऑन द पोएट्स, ये जॉन कीट्स का है। तो ओड ऑन द पोएट्स ये जॉन कीट्स का है। ओड टू अ नाइटिंगेल बहुत प्रसिद्ध ओड है और कीट्स का ये सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव ओड है, पेसिमिस्टिक भी है और उनका सबसे प्रसिद्ध ओड है। ओड टू ऑटम ये उनका परफेक्ट ओड माना जाता है और ये माना जाता है कि इम्पर्सोनल है, कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न ये ओड टू नाइटिंगेल जैसा ही है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ओड टू साइके इसे इलियट जो है सबसे अच्छा ओड मानते थे। ओड ऑन मेलनकली, ओड ऑन द पोएट्स। ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट, ओड टू थॉमस मूर ये बायरन का ओड है। ओड टू वर्जिल, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ये टेनिसन का है। ओड टू वर्जिल ये टेनिसन का है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन। ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ये टेनिसन का है। द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी ये पिंडारी ओड है। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ये इरेगुलर ओड है और एक काउलियन ओड है। ओड टू द वेस्ट विंड ये शेली का है। अब ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत आता है, बहुत ही प्रसिद्ध ओड है। ओड टू द वेस्ट विंड ये शेली का है। कंपोज इन 1919 में कंपोज हुआ था इन फ्लोरेंस। इसके 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स, 70 लाइन्स हैं। टर्जा राइमा का उपयोग हुआ है, पीजीटी में आया था। टर्जा राइमा यानी ABA, BCB, CDC, तो 3-3 लाइनों के जो इसकी राइम है ABA, BCB, CDC ऐसे इसकी है और बाद में कपलेट आता है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स
विंड। तो देखिए इसमें ओ वाइल्ड वेस्ट विंड ओपनिंग लाइन है, शुरुआती कविता है, यानी इसी से एक कविता चालू होती है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो वेस्ट विंड को संबोधित किया गया है और उसे वाइल्ड बोला गया है। बीच में एक लाइन आती है, ओह लिफ्ट मी एज ए वेव अ लीफ अ क्लाउड, ऑटोबायोग्राफिकल है। और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा आशावादी ऑप्टिमिस्टिक लाइन आती है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो हर व्यक्ति को ये लाइन जो है याद रखनी चाहिए और इसको जीवन में उतारना चाहिए। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी यदि बहुत घना अंधकार है तो इसका मतलब है कि सुबह होने वाली है या प्रकाश जो है वो आने वाला है। द ओड्स ऑफ कीट्स। अब कीट्स के ओड्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक बार फिर रिमाइंड करा दें, इट इज इन द नेचर ऑफ एड्रेस और एपोस्ट्रोफी। तो ओड्स क्या होते हैं, वो एड्रेस या अपोस्ट्रोफी के नेचर में होते हैं। अपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, उसमें भी एड्रेस ही होता है। दूसरा है वर्ड्सवर्थ का ओड टू ड्यूटी, ये रेगुलर ओड है और ओड में भी कॉल्ड अ पोएटिक ओरेशन। तो ओड को पोएटिक ओरेशन भी कहा जाता है। कीट्स के 5 ओड हैं जो कि बहुत ही ग्रेट ओड माने जाते हैं, 5 ग्रेट ओड्स ऑफ कीट्स। तो पहला जो कीट्स का ग्रेट ओड है, ओड टू अ नाइटिंगेल। सब्जेक्टिव है, इन ए पार्ट अ सॉन्ग ऑफ डेथ एंड इन पार्ट अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। तो आंशिक रूप से ए डेथ का सॉन्ग है और आंशिक रूप से ए डिस्पेयर यानी निराशा को व्यक्त करता हुआ सॉन्ग है। देखिए इसमें जो कीट्स हैं वो डेथ की बात करते हैं। जब लिखा गया था तो उनके भाई की ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई थी, तो उनको लगा था कि उनकी भी जो जिंदगी है वो ऐसे ही समाप्त हो सकती है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस कंजप्शन बहुत ही एक असाध्य रोग था उस समय और इन्फेक्टिव डिजीज भी थी। तो अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर भी है और इन पार्ट अ सॉन्ग ऑफ डेथ है। प्रीमोनिशन ऑफ हिज प्रीमेच्योर डेथ। इस जब गीत को पढ़ते हैं, ओड को पढ़ते हैं, तो लगता है कि उनके अपने प्रीमेच्योर डेथ की पूर्वाभास हो गया था। ऑप्यूलेंट इमेजरी, लैंगरस मेलनकली, रिस्ट्रेंड इमोशंस। एक क्रिटिक ने इसकी तारीफ में कहा है कि ओड ऑप्यूलेंट इमेजरी, इसमें प्रचुर मात्रा में इमेजरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सेंसुअस इमेजरी है। लैंगरस मेलनकली, रिस्ट्रेंड इमोशंस। चार्म्ड मैजिक सीजमेंट्स। एक इसमें लाइन आती है, चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स। तो ये बड़ी फेमस लाइन है। द ब्लसफुल हिपोक्रीन विद बीडेड बबल्स। देखिए बीडेड बबल्स यानी जो शराब है, शराब में बुलबुले उठ रहे हैं, तो इनको बीडेड कहा है। बीडेड जैसे किसी माला में बीड्स होते हैं, बीडेड बबल्स। विंकिंग एट द ब्रिम। विंकिंग जैसे कोई जो है पलके झपका रहा हो, विंक कर रहा हो, तो जैसे ये जो हिपोक्रीन है जो ये विंक कर रही हो। एंड पर्पल स्टैंड माउथ, और जो सुरापात्र है उसका जो सिरा है, जो माउथ है, पर्पल स्टैंड है। तो इसमें एक इमेजरी बनती है, बहुत ही सेंसुअस इमेजरी बनती है। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट।
ये बहुत ही प्रसिद्ध है। वेयर यूथ ग्रोज प्लेज एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। देखिए कितनी पॉइनेंट, कितनी मेलनकोलिक लाइन है। फेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ युवा पीला पड़ता है, एंड स्पेक्टर थिन, और इतना दुबला पतला हो जाता है जैसे कोई स्पेक्टर, कोई गोश्त हो, एंड डाइज, और मर जाता है। तो ये दुनिया ऐसी है। इसमें इन्होंने जो नाइटिंगेल है उसकी इमोर्टैलिटी और मनुष्य की या मनुष्य जात की मोर्टैलिटी को कंट्रास्ट किया है, को एक दूसरे के सामने रखा है। फेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। देखिए ऐसी ही कुछ लाइन ओटो साइके में भी है। फेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, यानी जहाँ पर जो सौंदर्य है वो अपनी जो चमकने वाली आँखें हैं उनको वो रख नहीं पाता है। यानी जहाँ पर हर चीज़ क्या है, हर चीज़ का नष्ट होना ही जिसकी नियति होती है। तो जो ये नाइटिंगेल ओड है, इसकी थीम और ग्रेसियन अर्न वाले ओड की थीम दोनों काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। थीम से दोनों की एक जैसी हैं, काफ़ी कुछ एक जैसी हैं, लेकिन ये है कि इसे बाहर से अलग अलग लगती हैं। कंपोज्ड एंड प्रिंटेड इन 1819, तो 1819 में कंपोज हुआ था, छपा भी था। उसके बाद फिर 1820 में एक बुक इन्होंने जो इनकी छपी थी उसमें इसे सम्मिलित किया गया था। रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। इसके 8 पार्ट्स हैं, यानी ओ टू नाइटिंगेल 8 पार्ट्स में डिवाइड है और 80 लाइन्स हैं। 8 पार्ट्स 80 लाइन्स। ओ टू साइके, टी.एस. इलियट थिंक्स इट कीट्स बेस्ट ओड। टी.एस. इलियट ओ टू साइके को कीट्स का सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम ओड मानते थे। कीट्स डिड नॉट विश टू लेट अ हीदन गॉडेस रिमेन नेग्लेक्टेड। तो इसकी आप कहानी पढ़ें तो इसमें जो साइके थी वे एक उनकी पूरी कहानी आती है, तो वे हीदन गॉडेस थी। अब कीट्स उनको ये नहीं चाहते थे कि वो नेग्लेक्ट रहें, तो उनको एक पूर्ण देवी का जो है दर्जा देने के लिए उन्होंने ओड लिखा था। और ये इमेजिनेशन से पूरा ओड है, भरा हुआ ओड है। 67 लाइन्स से चालू होता है। ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स, यानी वही साइको को संबोधित है। ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स। अच्छा, ये ओड जो है थोड़ा सा दूसरे ओड से डिफरेंट है, ये उतना रेगुलर नहीं है। कंपोज्ड इन में 1819, 4 पार्ट्स हैं, और जो चौथा पार्ट है उसमें 3 सब पार्ट्स हैं। यानी पहले पार्ट्स में 12 लाइनें, फिर 11 लाइनें, फिर 12 लाइनें। चौथे के जो 3 सब पार्ट्स हैं 10 + 7 + 15 लाइन्स, 67 लाइन्स हैं। और ओ टू साइके, इसमें कीट्स जो हैं वो साइके के लिए एक टेम्पल बनाने की बात करते हैं। इसमें साइके और क्यूपिड का प्यार दिखाया गया है, और कुछ बहुत ही सेंसुअस इमेजरीज हैं, और एक जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसुअस जो है कुछ लाइन्स इसमें हैं। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बहुत ही प्रसिद्ध ओड है, 1819 में कंपोज हुआ था। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो। तो ये कीट्स का बहुत ही फेमस कोटेशन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। और इस पर तमाम लोगों को ऑब्जेक्शन भी था। जब ब्यूटी इज ट्रूथ कहा जाता है तो कीट्स
एक एस्थेटिक हो जाते हैं, जहाँ पर बोला जाता है कि आर्ट फॉर आर्ट्स से, कला कला के लिए। और जब ट्रूथ ब्यूटी कहा जाता है तो वो मार्क्सिस्ट हो जाते हैं, यानी जो सच्चाई है वही सौंदर्य है। तो ये जो लाइंस हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी इस पर बहस होती है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, अर्न जो होता है वो क्रीमेशन के बाद जो ऐश होती है, जो राख होती है, उसके रखने का एक पात्र होता है। और ये जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है, तो जिस अर्न के ऊपर लिखा गया था एल्गिन या एल्जिन अर्न कहलाता है। एक हॉलैंड हाउस है ब्रिटेन में, वहाँ पर वो जो पात्र है जिसमें सौभस्म को रखा जाता है वो अभी है। तो उस पात्र में कई चित्र बने हुए हैं। अब उसमें जो है एक चित्र है कि मेडन, जो लड़कियां हैं वो भाग रही हैं और लड़के उनका पीछा कर रहे हैं। तो इसमें जो किड्स हैं वे बताते हैं कि ये जो जनरेशन है वो तो नश्वर है, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो आर्ट है वो अनश्वर है। तो कविता के ऊपर आर्ट को, कला को प्राथमिकता देते हैं। उसमें कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो बूढ़ा हो जाएगा, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन चित्र में वो वैसे ही युवा बना रहेगा। तो इस ओड में एक बहुत ही रुचिकर थीम है कि जो काम करना होता है वो खुद में आनंददायक होता है। अब उसका रिजल्ट या परिणाम मिले या न मिले, लेकिन जो कृत्य होता है वो खुद में ही एक आनंद का परिणाम भी होता है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। एक बहुत ही प्यारा सा इसमें वाक्य है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। जो मेलोडीज हैं, जो मधुर संगीत है, जो सुना गया है वो स्वीट है, सुंदर है, अच्छा है, लवली है। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जो नहीं सुना गया है वे ज़्यादा स्वीटर हैं, क्योंकि इमेजिनेशन जो होती है वो रियलिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो कल्पना होती है, जो तस्वुर होते हैं, वे जो यथार्थ होता है, वास्तविकता होती है, उनसे ज़्यादा जो है आनंददायक होते हैं। चौथा है ओड ऑन मेलनकली। तो एक एलिजाबेथन थे बर्टन साहब, तो बर्टन की किताब थी द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। तो किड्स यही एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पढ़ रहे थे और तब उन्होंने ये ओड ऑन मेलनकली लिखा था। किड्स का कहना है कि जब कोई बहुत ही सुंदर चीज़, ब्यूटीफुल चीज़, चाहे वो अनुभव हो, चाहे कविता हो, चाहे कोई आर्किटेक्चर हो या व्यक्ति हो या पेंटिंग हो, जब उसे देखते हैं या उसको प्राप्त करते हैं तो एक डर होता है खो जाने का, और उससे एक मेलनकली पैदा होती है। और ये मेलनकली जो होती है वो बहुत ही वंडरफुल होती है। तो इस मेलनकली के बारे में उन्होंने ओड लिखा है। और इसकी मेलनकली के बारे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी। मेलनकली क्या है? मेलनकली ड्वेल्स विद ब्यूटी, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। तो ये दुनिया में हर चीज़ नश्वर है और ब्यूटी क्या है, उसे तो समाप्त हो जाना होता है। तो मेलनकली इस सौंदर्य में रहती है, और चूंकि ब्यूटी दैट मस्ट डाई, तो एंड जॉय हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स। तो जॉय होता है, उसके हाथ होते हैं वो हमेशा उसके लिप्स पर होते हैं,
और एड्यू यानी वो गुड बाय करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो हमें जो सच्चा जॉय मिलता है, जो सौंदर्य होता है, ये इटर्नल या स्थायी या परमानेंट या शाश्वत नहीं होता है और इससे एक दुख पैदा होता है, ये मेलनकली है। 3 पार्ट्स में ये पोयम है, 30 पंक्तियों की है और इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, रिचर्ड बर्टन। लास्ट इनका जो ऑड है टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, इसे ये सितंबर 1819 में कंपोज किया गया था। 3 पार्ट्स इसके हैं, 33 लाइन्स हैं, यानी 11 लाइन्स प्रत्येक पार्ट में हैं और इसे परफेक्ट नेचर लिरिक बोला जाता है। तो जो टू ऑटम है, ओ टू ऑटम, इसमें ऑटम को पर्सनिफाई करा गया है। अब जैसे कीट्स सेंसुअस हैं, तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें ऑटम में जो फ्रूट्स मिलते हैं, जो लताएं मिलती हैं, उनका जो है वर्णन किया गया है, बहुत ही सेंसुअसली वर्णन किया गया है। दूसरे पार्ट में एक इमेज बनाया गया है और इसमें ऑटम को पर्सनिफाई भी किया गया है। तो ये जो ओ टू ऑटम है, ये एक कीट्स का परफेक्ट ओड कहलाता है। अब इससे जो है नेचर ओड बोलते हैं और ये मानते हैं कि जो ओ टू ऑटम है ये ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, लेकिन कुछ क्रिटिक कहते हैं कि ओ टू ऑटम भी क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल है। तो अब जो ये ओड है इसको रिकैप कर लें तो ओड वह लॉन्ग लिरिक है जो कि एड्रेस के फॉर्म में होता है तथा जिसका जो थीम होता है वो एलिवेटेड होता है या डिग्निफाइड होता है या सोलेम होता है और जो एक मेडिएटेड होता है, एक उच्च भावभूमि पर लिखा जाता है, एक सबलाइम होता है और लिरिक से जो कि लंबा होता है। कीट्स इंग्लिश के प्रसिद्ध ओड राइटर हैं। थैंक यू।